नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इकोनॉमिक्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स रहने वाला है। इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, और हम देखने वाले हैं माइक्रो और मैक्रो, जिसको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, आपका अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसी टॉपिक में हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली ओपन इकोनॉमी जिसको खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और बंद अर्थव्यवस्था, इनको बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। फिर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखने वाले हैं, आपका प्राइमरी सेक्टर, आपका सेकेंडरी सेक्टर, आपका टर्शरी जिसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए, जो मानव होते हैं, व्यक्तियों की, जो हम लोग हैं, हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है, असीमित है। लेकिन सरकार किस प्रकार से इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मान लो यहाँ पे आपके पास 50,000 रुपये है, लेकिन आपकी आवश्यकता है 50,000 से ज़्यादा है। अब सरकार किस प्रकार से आपकी आवश्यकताओं को 50,000 में हैंडल करेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स। कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत क्या अध्ययन किया जाएगा कि जिसमें व्यक्ति की जो असीमित आवश्यकता है उनकी सरकार क्या करेगी, पूर्ति करेगी। और अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पाद, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। किस प्रकार से चीज़ों को बांटना है ये भी हम इकोनॉमिक्स में ही सीखेंगे। अच्छा, बात करें इकोनॉमिक्स की, तो अर्थशास्त्र के जो पिता है, तो अर्थशास्त्र के पिता या जनक का जो नाम है वह एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में अपनी एक बुक इनके द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है। तो अगर बात की जाए द वेल्थ ऑफ नेशन बुक की, तो ये जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में लिखी गई थी। इसे अर्थशास्त्र को, जिसमें इन्होंने धन का विज्ञान भी कहा था, इस बात को आपने याद रखना है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। अगर आप भी एसपी टीजीटी और या जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव रहने वाली वो रिकॉर्डेड में मिलने वाली। हमारा बैच काफ़ी समय से चल रहा है और हमारा एक ही बैच इस परीक्षा के लिए चल रहा है। तो पिछली जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो आपको फ्री मिल रही है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 7876145409। अच्छा, ये तो बात करी हमने अर्थशास्त्र के जनक की। अर्थशास्त्र क्या है, जहाँ पर व्यक्ति, समाज जो है वो जो है सीमित आवश्यकताओं, सीमित संसाधनों के द्वारा, संसाधन तो सीमित है लेकिन आवश्यकताएं कैसी थी, असीमित थी, उनकी पूर्ति करते थे सरकार। और इसके बाद हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो भारत की जो अर्थशास्त्र है इसके जनक है कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के वर्गीकरण की। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण रैगनर फ्रिश किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश। ये बात आप नोट कर लो, मैंने यहाँ पे नोट नहीं कर पाया था गलती से। रैगनर फ्रिश के द्वारा सबसे पहले अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, रैगनर फ्रिश ने इसका वर्गीकरण किया था किस किस में, दो भागों में। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, इसको डिटेल से थोड़ा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के दो पिता है, एक एडम स्मिथ है और कई किताबों में आपके मार्शल साहब भी बताए गए हैं। तो दोनों बता रखे हैं, एडम स्मिथ भी बोल रखे हैं भाई, मार्शल भी बोल रखे हैं, तो आप दोनों लेके चल सकते हो यहाँ से। अच्छा, अगर बात करें आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र को, किस को जो है वो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मतलब कि छोटा अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र कहा जाता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा। तो इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बात याद रखनी, जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है सिर्फ एक ही इकाई का जो है वो क्या है, अध्ययन किया जा रहा है। जैसे कि एक उद्योग की बात कर रहे हैं, एक फर्म की बात कर रहे हैं, एक बाजार की बात कर रहे हैं, एक उत्पादक की बात कर रहे हैं, एक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात करेंगे मेरे भाई बहनों, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की या एक इकाई की, एक बाजार की बात की जा रही हो, एक उपभोक्ता की, एक उत्पादक की बात की गई हो, उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके पिता मार्शल और एडम स्मिथ साहब दोनों हैं, इस बात को आपने याद रखना है। कई किताबों में एडम स्मिथ भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तथ्य रहता है, तो आप दोनों को साथ लेके चल सकते हो। ठीक है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाई बहनों बात करें तो इसके पिता है जे.एम. किन्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जे.एम. किन्स आपको हर किताब में जे.एम. किन्स ही मिलेंगे। अच्छा, इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र की किस इकाई को बृहद अर्थशास्त्र कहेंगे, तो बृहद अर्थशास्त्र या बड़ा जो इकोनॉमिक्स है हमारा वो समष्टि अर्थशास्त्र है। नाम से जैसा कि पता चल रहा है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, अगर बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की तो इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे कि पूरे देश की बात करें, जैसे कि पूरे देश की राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। अब मौद्रिक नीति है, किसी एक की मौद्रिक नीति तो नहीं निकालने वाले ना, पूरे देश की मौद्रिक नीति निकालेंगे। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, ये बात आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए। अब आपकी मौद्रिक नीति भी पूरे देश की आने वाली है। आपका बजट है, बजट भी एक देश का आता है, एक उसका तो नहीं आता ना एक दो व्यक्ति का। राजकोषीय आर्थिक विकास है, राजकोषीय नीति है, आपकी आर्थिक विकास की बात है, मुद्रास्फीति। तो व्यष्टि और समष्टि में दोनों आप समझ गए। व्यष्टि होता है आपका जो माइक्रो होता है, वो उसमें सिर्फ एक इकाई का अध्ययन करेंगे, इसीलिए इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटा अर्थशास्त्र कहा गया है। जैसे एक उद्योग, एक फर्म, और जिसमें अर्थव्यवस्था की संपूर्ण चीज़ों की, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण इकोनॉमी की बात की जाएगी ना, उसको कहेंगे आपका समष्टि अर्थशास्त्र। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थात इकोनॉमी क्या होती है। तो किसी देश द्वारा, किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में जब सुधार करना होता है तो उसके उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। भाई यहाँ पे ये बात बोली जा रही, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इकोनॉमिक्स क्या है, पहले बोला अर्थशास्त्र क्या है। मैंने बोला था वहाँ पे उदाहरण कि आपके पास 50,000 है, अब इन 50,000 को कैसे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, इसके अध्ययन को तो बोलते हैं मैंने अर्थशास्त्र कहा था। अच्छा, लेकिन जब इनका उपयोग करेंगे, इन सामाजिक आर्थिक स्थिति में, जब हम नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उद्देश्य से हम उपलब्ध जो हमारे पास संसाधन होंगे उनका समुचित उपयोग करेंगे, तो उस व्यवस्था को क्या करेंगे कि इन 50,000 रुपए को खर्च कहाँ पे करना और कितना, इसका अध्ययन किया, पहले तो पढ़ाई करी, लेकिन जब हम खर्च करते हैं तो उसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि किसी देश के नागरिक थे, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था, पहले तो अध्ययन किया कि 50,000 रुपये भाई कहाँ पे लगाने हैं, उसको हमने अर्थशास्त्र का, लेकिन जब हमने लगाना शुरू किया, उसका उपयोग करना शुरू किया, तो उसी को हम इकोनॉमी कहेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है और जब इसे किसी देश के साथ जोड़ा जाता है तब यह पूरा होता है। जी बिल्कुल, इकोनॉमी, अगर आप खाली इकोनॉमी इस शब्द को रखेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा, लेकिन जब हम किसी देश का नाम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये पूर्ण नाम हो जाएगा। जैसे कि आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, आपकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तो हर अर्थव्यवस्था का भाई देखो नाम होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, जब भारत जोड़ रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था बनी, आपका चीनी जोड़ रहे तो चीनी अर्थव्यवस्था बनी, आपकी अमेरिका जोड़ रहे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था बनी। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, तब जाके बात बनने वाली है। इसके बाद हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, अर्थव्यवस्था के सेक्टर कौन कौन से होते हैं, इससे पहले तो हमने जाना अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का वर्ग, पहले जाना हमने अर्थशास्त्र क्या होता है, फिर उसके बाद जाना हमने कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, फिर हमने इसका वर्गीकरण जाना, फिर हमने जाना इकोनॉमी क्या होती है, फिर हम जान रहे हैं अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ से बनाए हुए नोट्स है और आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया जा रहा है। ऐसा आपको कोचिंग अगर आप कहीं लगा रहे हो ना, तो एसपी टीजीटी कमीशन के लिए ऐसा कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, जैसा मैं आपको वीडियो में फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार के आधार पर होती है। एक होती है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, जिसको स्वरूप के आधार पर भी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी होती है कार्य के आधार पर, जिसको शर्त के आधार पर कहा जाता है। और तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पर। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम 3 प्रकार से देखेंगे, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे।
तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पे होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलता है, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। और कार्य के आधार पे होता है दो प्रकार का, संगठित और असंगठित, इसको भी हम करने वाले हैं। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। देखिए इनको हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं के आधार पे आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर इकोनॉमी के। तो आइए मेरे साथ अब पहले जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र को, जिसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। तो जब आय का स्रोत सीधे प्राकृत से जुड़ा हो या प्रकृति से जुड़ा हो तो उसे आपका प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जब भी हमारी आय है, आय कहाँ से आ रही है? अब हमारी जो नेचुरल चीज़ों से आ रही है। नेचुरल चीज़ जैसे कि आपका कृषि, हम कृषि करते हैं तो ये भी हमारा प्राथमिक सेक्टर में आ रहा है। हम आलू बो रहे हैं, वो आलू हमारा आ रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा इनकम का सोर्स होगा वो कहाँ होगी? वो हमारा प्राइमरी सेक्टर होगा। तो कृषि किस में आता है? तो कृषि हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कहीं आप कृषि को तृतीयक क्षेत्र में कर रहे हो, भाई तृतीयक क्षेत्र में क्यों करेंगे? हमेशा कृषि जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके बाद मेरे भाई बहनों आपको याद रखना मत्स्य है, आपका जो फिशरीज होता है वो भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपका पशुपालन हो गया, ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में। आपका खनन हो गया, आपका जो माइनिंग होती है ना, वो क्योंकि माइनिंग का है प्रकृति से ही निकालेंगे, तो देखिए ये भी क्या है, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो ये सारे सेक्टर आपके प्राइमरी में आते हैं। और अर्थव्यवस्था की रीढ़, याद रखना एक बार क्वेश्चन आया था कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के किस सेक्टर को कहा जाता है? तो बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और भारत की जो जीडीपी है, इसको हम बहुत डिटेल से आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। भारत की जीडीपी में सिर्फ 16% योगदान करता है प्राइमरी सेक्टर, इस बात को आपने याद रखना, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो द्वितीय क्षेत्र का कोई काम नहीं है, तृतीय क्षेत्र का कोई काम नहीं है। तो प्राइमरी सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कृषि नहीं होगी तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से? माइनिंग नहीं होगी तो ये खनन नहीं होगा तो भाई देखो आपका सीमेंट चूना पत्थर नहीं होंगे तो आपके घर कहाँ से बनेंगे? आपकी जो टाइलें मार्बल लगा रहे हो ना आप आजकल घरों में, ये कहाँ से आएगा? तो प्राथमिक सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक सेक्टर नहीं होगा तो द्वितीय का कोई काम नहीं है। अब द्वितीय क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। और सर्वाधिक जो रोजगार देता है ना, वो आपका प्राथमिक सेक्टर ही देता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। अगर बात करें द्वितीयक सेक्टर की तो इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। आपकी जो इंडस्ट्रीज होती है, आपकी जो फैक्ट्री होती है ना, ये द्वितीयक सेक्टर में आती है। अच्छा, कच्चा माल तैयार होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। अब कच्चा माल तैयार तो हो गया, उसको अब गेहूँ खेत में बो तो लिए, लेकिन उसको आटा चक्की में पीसना तो पड़ेगा ना, तो आटा चक्की कहाँ होगी? इसमें निर्माण और विनिर्माण किया जाता है। तो चीज़ों का विनिर्माण, इसको पुनः भी बनाया जाता है। तो फैक्ट्रियों में क्या होता है? चीज़ों को बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? आपका कारखाने आदि आते हैं, जैसे फैक्ट्री, सर्विस, ये। और अगर मैं बात करूं इसका जीडीपी में जो है वो जो योगदान है वो 30% के आसपास है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इसके बाद है आपका टर्शरी। तो जितनी भी फैक्ट्री होती है ना, द्वितीय क्षेत्र का मतलब है मेरे भाई बहनों, यहाँ पे चीज़ें बनती है, यहाँ से चीज़ें आई और यहाँ पे चीज़ें मॉडिफाई होगी। फैक्ट्री में तो चीज़ें जाएगी, आलू यहाँ पे मैंने लगाए, आलू खेत में ये कृषि करी, तो आलू उसके बाद आलू के चिप्स बनाने तो पहले क्या है? फैक्ट्री में जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में जाएगा, उसके बाद ये सेवा क्षेत्र में जाएगा, मतलब कि टर्शरी सेक्टर में, तीसरे क्षेत्र में। अच्छा, टर्शरी का क्या काम होता है? तो इसमें नौकरी, सेवा, दुकान और को शामिल किया जाता है। मान लो कि चीज़ यहाँ पे तैयार कर ली, तैयार करके भाई अब दुकानों में आई, अब लोग इसको आगे बेचेंगे, तो सेवा सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा कमाई होती है और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान भी आज के डेट में तृतीय क्षेत्र का है। वैसे तो लोग मैक्सिमम तृतीय क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन मेन प्राथमिक और द्वितीयक भी है। द्वितीय का होना भी बहुत ज़रूरी है और प्राथमिक का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका तृतीय क्षेत्र है, इसमें नौकरी आती है, सेवा आती है और दुकान को शामिल किया जाता है, जैसे कि परिवहन, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, शिक्षा, खेल, कम्युनिकेशन, बैंक, नौकरी, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो तृतीय क्षेत्र में कर रहे हैं, सीधा जहाँ पे लोगों को असुलियत मिलती है। तो याद रखना, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो आज की डेट में है ना, वो आपका टर्शरी सेक्टर का है, आपका तृतीय सेक्टर का है। इस बात को डिटेल से आपने याद रखना है। इसके बाद है आपका चतुर्थ क्षेत्र। अच्छा, चतुर्थ क्षेत्र की बात करें, जिसको क्वाटरनरी सेक्टर भी कहा जाता है, तो इस क्षेत्र में ज्ञान क्षेत्र, आपका जो आईटी वाला जो चीज़ें होती है ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, और आपका आरडी, अनुसंधान एवं विकास, ये सब जो आता है ना, आपका रिसर्च एवं जो रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हो गए, वो सब किस में आता है? वो सब के सब जो है आपके किस में आता है? फोर्थ सेक्टर में आता है। आपको नहीं पता होगा, आपको पता होता है 3 सेक्टर ही बताए जाते हैं, लेकिन चौथा और पाँचवा सेक्टर भी आ रहा है। और सीधे अब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि आपका आईटी सेक्टर
हो गया, आपका आरडी सेक्टर हो गया, आपका जो रिसर्च जो आपका डेवलपमेंट है वो कहाँ पे आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो चतुर्थ सेक्टर में, इसमें इसको ना इसमें ज्ञान क्षेत्र को शामिल किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर एक होता है क्वानरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं पंचम क्षेत्र। अच्छा, पंचम क्षेत्र दोस्तों क्या होता है? तो अगर पंचम क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में उच्चतम निर्णय लेने वाले लोग जैसे संस्थान को शामिल किया जाता है। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटीज होगी, आपके सरकारी सब बड़े बड़े सरकारी संगठन होंगे, सार्वजनिक सेवा होगी, कंपनियों बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होंगे जैसे कि अडानी वगैरह है, आपके वित्तीय एवं कानूनी सलाहकार। तो पंचम क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो उच्चतम निर्णय लेते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे कि अडानी अंबानी, जो बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अडानी और अंबानी का बिजनेस अगर सही चलेगा तो हमारे देश के लिए ये भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपको बहुत आवश्यक है। तो पंचम क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए किस प्रकार से हमने पढ़ेगी। और हमने पांचों सेक्टर को पढ़ा, पहले सेक्टर का क्या काम है, द्वितीय क्षेत्र का क्या काम है। अब हम दूसरा देखेंगे, कार्य के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। अच्छा, कार्य के आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक संगठित होती है, दूसरी असंगठित होती है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कार्य होता है, कार्य के आधार पर जो इकोनॉमी होती है ना भाई, वो दो प्रकार की होती है। कैसे कैसी होती है जरा बताइए सर। अच्छा, अगर कार्य के आधार पे बात करें तो एक होता है ऑर्गेनाइज्ड एरिया, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अगर तो बात करें आपके संगठित, तो जिस क्षेत्र में नौकरी की शर्त, समय, वेतन तीनों ही निश्चित हो उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे हमारी नौकरी क्या होता है, हमारा जो वेतन है वो निश्चित होता है। जैसे कि बड़ी कंपनी की नौकरी होगी, सरकारी नौकरी होगी, भाई आपको 60,000 मिलेंगे तो 60 ही मिलेंगे, ये नहीं कि आपके ऊपर नीचे बढ़ सकता है, सेम मिलता है। तो संगठित क्षेत्र इकोनॉमी का वो सेक्टर होने वाला है जहाँ पे हमारी जो नौकरी की कुछ शर्तें होगी, हमारा जो समय, वेतन, ये क्या होगा, फिक्स होगा। भाई आपको इतने टाइम के लिए आना है तो आना है, यहाँ पे ना आपका इंक्रीमेंट लग रही ना बढ़ रहा है। हाँ, समय के साथ बढ़ेगा लेकिन आपका ये क्या है, निश्चित समय में बढ़ेगा, निश्चित चीज़ें होती है। तो इस संगठित क्षेत्र में होती है, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, जैसे बड़े कंपनी की नौकरी, सरकारी नौकरी, इन चीज़ों में आपका फिक्स रहता है, इन चीज़ों में आपका नीचे ऊपर नहीं बढ़ता है। और संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे एवं सेना में दिया जाता है। तो जो संगठित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको जो रोजगार मिलने वाला है वो आपका कहाँ पे मिलने वाला है, तो रोजगार रेलवे और सेना में मिलने वाला है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि संगठित क्षेत्र जो इकोनॉमी का होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दिया है, तो रेलवे और सेना के द्वारा दिया गया है। दूसरा है असंगठित क्षेत्र। भाई असंगठित क्षेत्र की अगर बात करें तो जिस क्षेत्र में आपका नौकरी का वेतन, समय और छुट्टी तीनों ही अनिश्चित होती है, मतलब आपको पता नहीं आपकी छुट्टी कब हो जाएगी, आपकी तनख्वाह, आपकी नौकरी का वेतन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इस क्षेत्र को हम, मतलब अनिश्चित रहेगा, इस क्षेत्र को हम असंगठित क्षेत्र कहेंगे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। जैसे कि प्राइवेट नौकरी, भाई प्राइवेट नौकरी में आपका कोई फिक्स नहीं है, आपका कृषि है, आपकी दुकान है, इसमें पता नहीं कि कब आपको कितना मुनाफा हो जाए, कब घाटा हो जाए, तो ये आपका असंगठित क्षेत्र होता है इकोनॉमी का। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को बिल्कुल डिटेल से पढ़िएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और असंगठित क्षेत्रों में जो सर्वाधिक रोजगार देता है वो कपड़ा उद्योग देता है। तो इकोनॉमी में दो क्षेत्र आपकी किसके आधार पे, कार्य के आधार पे होता है, शर्त के आधार पे होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है, एक संगठित होता है, एक असंगठित होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था आर्थिक क्रियाओं, जो हमारी आर्थिक क्रिया है उनके आधार पे 5 प्रकार का होता है, कार्य के आधार पे आपका 2 प्रकार का होता है, और इसके बाद जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व के आधार पे आपका कितने प्रकार का होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे जो हमारा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है वो आपका 4 प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था 4 प्रकार की हम देखने वाले हैं। सार्वजनिक, पहले देखते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र जिसको पब्लिक सेक्टर अक्सर कहा जाता है, तो इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। भाई जो सार्वजनिक, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, देखो भारत में लोकतंत्र है और भारत में जो सार्वजनिक सेक्टर है उस पर मैक्सिमम टाइम जो है सरकार का ही अधिकार होता है। इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं और यह विकास और समाज कल्याण के लिए होता है। पब्लिक सेक्टर सीधी सीधी बात है, विकास और यहाँ पे डेवलपिंग होगा और समाज का कल्याण होगा। सोशल जो है वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, समाज का यहाँ पे क्या होता है, कल्याण होता है। और सबसे बड़ी जो पब्लिक क्षेत्र है वो कंपनी, रेलवे तथा महारत्न है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ी जो पब्लिक क्षेत्र है वो कंपनी, रेलवे और महारत्न कंपनी है, जैसे कि आपको डिटेल से याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो पब्लिक क्षेत्र होता है, तो जैसे कि आपकी महारत्न कंपनियां होगी जो सरकार के अधीन है, आपकी रेलवे हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र, निजी जिसके नाम से पता चल रहा है निजी, सार्वजनिक आपको पता चल गया सरकार का अधिकार होगा और इसको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि सरकार
समाज के कल्याण की डेवलपिंग के बारे में सोचेगा कि विकास कैसे हो सकता है समाज में। निजी क्षेत्र, जहाँ पे सीधी सीधी बात है, प्राइवेट का मतलब होता है लाभ कमाना। इसके सभी क्षेत्र निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। तो आपको याद रखना है कि निजी व्यक्ति का जहाँ पे हाथ होगा उसको निजी क्षेत्र बोलेंगे, और इसे प्राइवेट भी कहते हैं, पीवीटी भी कहा जाता है। और याद रखना, इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, मोटो होता है, वो सिर्फ लाभ कमाना होता है कि भाई फ़ायदा होना चाहिए, घाटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ़ायदा ही होना चाहिए। अच्छा, पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है वो रिलायंस है। अगर बात करें कैपिटल के आधार पे, पूंजी के आधार पे, रुपया के आधार पे, भाई सबसे बड़ी कंपनी जो है वो कौन सी, रिलायंस है। लेकिन जबकि कर क्षमता, अगर टैक्स की बात करें, जो टैक्स आपका भर रहा है, कर क्षमता के आधार पे जो सबसे बड़ी कंपनी है वो भारत में टाटा है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर तो बोले टैक्स के आधार पे, कर के आधार पे, तो सबसे बड़ी कंपनी भारत की टाटा है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। और पूंजी की बात करूँ ना, कैपिटल की, तो कैपिटल के आधार पे वर्तमान में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो रिलायंस है। इसके बाद दो क्षेत्र और है, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। संयुक्त कौन सा क्षेत्र होता है? संयुक्त जिसके नाम से पता चल रहा है, इसको पीपीपी भी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो इसमें निजी तथा सार्वजनिक की भागीदारी होती है, अतः इसे पीपीपी, ट्रिपल पी भी कहते हैं। तो ट्रिपल पी कैसा क्षेत्र होता है? तो ट्रिपल पी वो क्षेत्र होता है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं भाई। जैसे कि वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से पीपीपी काम कर रहा है। आप सबको पता है कि भारत में सरकार भी काम करता है, प्राइवेट भी है, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं भारत के अंदर। तो भारत में सबसे ज़्यादा विकास किस सेक्टर में स्वामित्व के आधार पे होता है? अर्थव्यवस्था का, तो बोलेंगे पीपीपी के आधार पे होता है। आपके किसके आधार पे? संयुक्त क्षेत्र में हो रहा है। अच्छा, बात करें आपका मेट्रो रेल, आप मेट्रो रेल देख रहे हो, इसमें प्राइवेट का भी हाथ है, आपका सरकार का भी हाथ है। इसके अलावा है सहकारी। तो सहकारी की अगर बात करूँ, कोऑपरेटिव का मतलब पहले ही पता चल रहा है, जिसको ऑपरेट कर रही है कौन? सरकार कर रही है। तो जब किसी कंपनी का दिशा निर्देश सरकार तय करती है, कोई भी कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक आपने देखे होंगे, उसमें सरकार का भी हाथ होने वाला है। तो सरकार तय करती है, तो उसे सहकारी क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक हो गए, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ के लिए भाई कौन बोलने वाला है? सीधा सीधा बैंक वाले बोलने वाले हैं कि ऐसा ये हो, सरकार बोलने वाली इस बैंक को कि ऐसा ऐसा उद्देश्य, मतलब कि आदेश है, तो ये मानना पड़ेगा सरकार का आदेश कोऑपरेटिव बैंक वालों को। तो कोऑपरेटिव कंपनियों का संचालन कई लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हमारा लास्ट है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहते हैं। फिर समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि भारत में भी वर्तमान में है। एक है आपकी खुली अर्थव्यवस्था, जिसको आपका ओपन इकोनॉमी कहते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था। इन सबको हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। आइए मेरे साथ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई बहनों कैपिटलिज्म इकोनॉमी की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का हाथ होता है। मतलब कि जहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति होंगे उनका हाथ होगा, और सभी आर्थिक क्रियाएं निजी हित और निजी लाभ के लिए हो, तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी जो इकोनॉमी होती है, जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होगी ना, यहाँ पे जो उत्पादन के साधन होंगे, मान लो आलू बो रहे हैं भाई साहब, कुछ भी हम प्रोडक्शन जो है लगा रहे हैं, हम उसको जो है उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो लाभ होगा वो सिर्फ निजी व्यक्तियों का, प्राइवेट व्यक्तियों का होगा, ठीक है। और सभी आर्थिक क्रियाएं निजी हित में, प्राइवेट हित में कि लाभ हो भाई, निजी लाभ के लिए की जाए, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार का हस्तक्षेप सीमित होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है लेकिन बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है कि तुम यहाँ तक ही बोलोगे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो उदाहरण है, जैसे कि यूएसए देश हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे देश कैपिटलिज्म इकोनॉमी के उदाहरण है। यहाँ पर मैक्सिमम काम प्राइवेट कंपनियाँ ही करती है, सरकारी कंपनियाँ बहुत कम काम करती है यहाँ पे। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको सोशलिज्म इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, सोशलिज्म इकोनॉमी क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जरा इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन पर देश का अधिकार होता है। जहाँ पे जितनी भी चीज़ें उत्पादित हो रही है, तो उत्पादन की जितने भी साधन है वहाँ पे किसका अधिकार होगा? देश का अधिकार होगा। और इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन समाज की ज़रूरत के हिसाब से होता है। जितना देश को ज़रूरत होगी उतना ही प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। और इसीलिए उत्पादन के सभी प्रमुख कारण संसाधन सरकार और राज्य के स्वामित्व के आधार पर होते हैं कि जो सरकार चाहेगी उतना ही उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसआर। आपका जो रशिया है, आपका जो वहाँ पे जो उत्पादन के साधन है वो उतना ही होता है जितनी देश को ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा कंट्रोल कितना है? पुतिन साहब का है, सरकार का कंट्रोल है। वहाँ पे जो सरकार चाहेगी वही होता है ना। सरकार का वहाँ पे जितना
जितनी ज़रूरत होगी लोगों को उतना ही उत्पादित होगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट जैसे अमेरिका, ब्रिटेन यहाँ पे किया जा रहा है उत्पादन निजी लाभ के लिए, जितना ज़्यादा लाभ हो उतना फ़ायदा होता है। और ये कंपनियाँ देखो अमीर भी होती है ये देश। इसके बाद है आपकी मिश्रित, जो कि भारत में भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का भी होगा, निजी व्यक्तियों का, दोनों का हाथ होगा। अब अडानी जी का भी हाथ है भाई, मोदी जी का भी हाथ है। तो जहाँ पे सरकार वाले का भी हाथ होगा, आपका निजी लोगों का, प्राइवेट लोगों का भी हाथ होगा। तो उन ऐसी अर्थव्यवस्था भारत में है, इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कि रिलायंस आपकी सरकार का भी हाथ है, आपके अंबानी जी का भी हाथ है। तो दोनों चीज़ें जहाँ पे मिक्स होगी, निजी निजी लोग भी अपने फ़ायदे की बात करते हो, सरकार भी अपने स्वामित्व को देखती हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश में है। तो ये बात आपको याद रखनी, भारत में कैसी इकोनॉमी है। कभी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है तो बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है सर, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा चौथी हम पढ़ रहे खुली अर्थव्यवस्था, जिसको ओपन इकोनॉमी अक्सर कहा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपका आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, उसको जहाँ पे ना तो आयात हो रहा है ना निर्यात हो रहा है, आपका आयात भी हो रहा है निर्यात हो रहा है, उस पर प्रतिबंध ना हो। माफ़ी चाहूँगा, आयात और निर्यात जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि आयात जितना मर्जी करो, निर्यात जितना मर्जी करो, कर सकते हैं। ये इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था खुली है, ये पूरे देश के लिए खुली, इसका नाम ही खुली है। तो यहाँ पे इस अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी आपकी खुली रहने वाली है। जैसे कि सिंगापुर हो गया, यूएसए भी इसमें आता है, लेकिन अक्सर यूएसए में पूंजीवादी है, तो पूंजीवादी भी दोनों है भाई यूएसए में। तो ठीक है, तो सिंगापुर की सबसे बड़ी एक उदाहरण है खुली अर्थव्यवस्था का, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है आपकी बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी अक्सर क्या होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात शून्य होता है, जिसमें आयात और निर्यात जो होता है वो क्या होता है आपका शून्य होगा, तो उस अर्थव्यवस्था को आपका क्या कहेंगे, तो उस अर्थव्यवस्था को आपका क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका उत्तर कोरिया हो गया, तो उत्तर कोरिया जो देश है ना, यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी होती है कि जहाँ पे आयात और निर्यात बिल्कुल नहीं होता, ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इम्पोर्ट हो रहा है, ना भाई चीज़ों को बाहर ले जाना है ना ले आना है। तो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। उत्तर कोरिया की इकोनॉमी ऐसी है। अच्छा, ये तो देखा हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब देखेंगे वस्तु का जो उत्पादन होता है। जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो हमको चार चीज़ों की, चार बातों का ध्यान रखना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो एक होता है पूंजी, दूसरा होता है भूमि। देखो पूंजी तो होनी चाहिए। अगर आप को अपनी एकेडमी, मेरे को अपनी एकेडमी खोलनी है फॉर एग्जांपल, तो मेरे को पहले पैसे तो चाहिए, बोर्ड लाना पड़ेगा, कैमरा लाना पड़ेगा, बच्चों को उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा, हर चीज़ लानी पड़ेगी भाई। उसके लिए पहले पूंजी चाहिए होगी, फिर उसकी जगह चाहिए होगी, भूमि भी चाहिए होगी जहाँ पे पढ़ाना है। ऐसे थोड़ी ना कि पेड़ के नीचे पढ़ा लूँगा, ठीक है। इसके अलावा वैसे ऐसे नहीं, कुछ बच्चे कॉमेंट करके बोलेंगे सर आप तो पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकते हो, ठीक है, वो तो फिर अपनी अपनी बात है। लेकिन एक अब आजकल के डेट में जो है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि अब रूम की भी आवश्यकता है, अब फिर रूम की आवश्यकता, टीचर की अब आवश्यकता। लेकिन मैंने उदाहरण यहाँ पे ज़्यादा ले लिया, कोई दूसरे ले लिया। मान लो यहाँ पे आलू बोने हैं खेत में, तो पूंजी तो चाहिए पड़ेगी, पहले बीज लाना पड़ेगा, फिर भूमि भी चाहिए पड़ेगी, फिर वहाँ मजदूर भी चाहिए पड़ेंगे, और उसके बाद बेचने के लिए फैक्ट्री वाले उद्यमी भी चाहिए पड़ेंगे। तो पूंजी की बात करें तो उत्पादन में लगाया गया जो धन होता है, जब हम उत्पादन में, प्रोडक्शन में पैसा लगाते हैं, तो उसको ही कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। इसके बाद दूसरा उदाहरण है आपका भूमि। तो वस्तु उत्पादित स्थान को ही भूमि कहते हैं। जब जहाँ पे चीज़ों को लगाएंगे उसी को तो भूमि कहेंगे, है ना। उत्पादन जहाँ पे करना उसको ही भूमि कहेंगे। इसके बाद है श्रमिक। तो वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को ही श्रमिक कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो श्रमिक जो वस्तु का उत्पादन भूमि में करेंगे, उसको लगाएंगे, उसको ही मजदूर कहेंगे। ये भी बात इंपॉर्टेंट है सर, आप तो हर एक बात इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। फिर अगली बात है उद्यमी। उद्यमी बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिस व्यक्ति की कंपनी होती है उसे ही उद्यमी कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो वस्तु उत्पादन के लिए हमेशा चार कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमने ये टॉपिक देखा, जब हमने अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किया, व्यष्टि और समष्टि समझा, फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने बहुत ही डिटेल से, हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार बहुत ही डिटेल से समझे, फिर हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को बहुत डिटेल से समझा। उसके बाद हमने इन क्षेत्रों के कार्यों के आधार पे, कार्य के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, आर्थिक क्रियाओं के आधार पे देखा। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखा, जो कि हमने बहुत 5 प्रकार से, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, खुली और बंद अर्थव्यवस्था को पढ़ा। फिर हमने वस्तु उत्पादन के 4 कारक को देखा। इन सभी बातों को हमने बहुत डिटेल से देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।